Hello, my dear students. Welcome to my channel, Ladder of Success. This is Shatali, your biology mentor, and I am here to make your concept crystal clear. तो हम लोगों ने respiration का पहला पार्ट ख़त्म कर लिया था और ये दूसरा पार्ट है. Let's go. My dear students, हम लोगों ने पढ़ा था कल जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था ह्यूमंस हेमोग्लोबिन के बारे में. ह्यूमंस का जो हेमोग्लोबिन है, ये करती क्या है? हेमोग्लोबिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. ठीक है, ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं O2 और CO2 का इधर से उधर करना, ये करती है हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन किसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है? रेस्पिरेटरी गैसेस O2 का. देखो, हम पहले कर लेते हैं. हेमोग्लोबिन है जो, ये हमारा जो ब्लड होता है, जो खून, हमारा जो खून होता है वो दो चीज़ों से बनी होती है. पहला प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ये फॉर्म एलिमेंट जो होता है वो फर्दर 3 टाइप के होता है. पहला ल्यूकोसाइट्स, दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है बच्चों, हम ब्लड के बारे में डीपली पढ़ेंगे आगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के बारे में, तब हम ब्लड के बारे में डीपली पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर जितने से मतलब है बस उसी को काम में लेते हैं. ब्लड है, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट से बना होता है. फॉर्म एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स और इरिथ्रोसाइट्स. ये जो इरिथ्रोसाइट्स है इसी को हम कहते हैं RBC. ठीक है, इसी को हम कहते हैं RBC. जो ये RBC होता है, रेड ब्लड सेल, ये जो रेड ब्लड सेल होता है यही कंटेन करता है हेमोग्लोबिन. यही क्या कंटेन करता है? हेमोग्लोबिन. इसका रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. कुछ इस तरीके से होता है हेमोग्लोबिन. ठीक है, ऐसे है. इसके पास 4 आयरन होते हैं, 4 आयरन होते हैं Fe. ठीक है, ये जो Fe होता है वो, इससे ऑक्सीजन मिला हेमोग्लोबिन को, तो ये जो Fe है वो O2 से बॉन्ड बना लेता है और ये O2 है वो आयरन का हाथ पकड़कर चलते बनती है. ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपस में. O2 जो है वो Fe का हाथ पकड़ के चलते बनती है और ऐसे होता है O2 का ट्रांसपोर्टेशन. ये हेमोग्लोबिन की वजह से O2 का ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होता है. समझ में आई बात? क्लियर है? इसका फंक्शन क्या है? बाइंड एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2. ठीक है, अब क्या आ जाती है? अब आ जाती है वो बात कौन सी बात? दोस्ती की बात. एज आई टोल्ड यू कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू पड़ोसी के फ्रेंड्स. द रीज़न कि हमारे बीच उसकी बाउंडिंग, एफिनिटी ज़्यादा बेटर है. मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में जो बाउंडिंग है, जो हमारे बीच की एफिनिटी है, वो ज़्यादा अच्छी है. तो हेमोग्लोबिन की जो बाउंडिंग है वो सबसे ज़्यादा अच्छी किसके साथ है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड CO के साथ, उसके बाद O2 के साथ और सबसे कम CO2 के साथ. इसकी सबसे घटिया दोस्ती CO2 के साथ है और बेस्ट दोस्ती कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के साथ है. लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए ऑक्सीजन. कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की जो वॉल्यूम है वो हमारे एयर में बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है. इसीलिए हमारा जो हेमोग्लोबिन है हमें O2 बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो O2 का ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है,
लेकिन CO कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो ठंड के टाइम पे बूढ़े बुजुर्ग लोग गांव में जनरली, अब तो रूम हीटर हो गया है, लेकिन गांव में जो अनीठी जलाते थे, ठीक है, लकड़ी का कट कोयला एंड ऑल समथिंग, तो ये जलाने से ना बच्चों इसका इनकम्प्लीट कंबशन होता था, मतलब प्रॉपर तरीके से ये नहीं जलते थे, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता था इस अनिटी से। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड रिलीज़ होता था जो कि बहुत हार्मफुल है। आप लोग सुनते होंगे कि वो बोरसी जलाकर सोया और वो जो हमारा जो O2 की जगह CO2 का कंसनट्रेशन इन्वायरमेंट में बढ़ गया, तो CO2 का कंसनट्रेशन इन्वायरमेंट में बढ़ गया और हम CO2 का इनटेक कर लिए, तो फिर हमारा जो ब्लड है O2 के साथ ना जाकर CO के साथ बाउंड बना लेता है और पूरे बॉडी में CO फैल जाता है, जिससे रिस्पायरेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, हर्डल हो जाती है, क्योंकि उस रिस्पायरेशन के लिए तो O2 चाहिए और हम छटपटा कर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। समझ में आया? और बात आती है बेचारे CO2 का क्या, CO2 का क्या, CO2 कैसे जाता है इधर से उधर, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है CO2 का। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो है वो मोर सॉल्युबल इन ब्लड है, मोर सॉल्युबल इन ब्लड। ये घुलती बहुत अच्छे से है ब्लड में, मिक्स हो जाती है ब्लड में बहुत जल्दी, ठीक है। इसका तो हाथ पकड़ लेता है आयरन, लेकिन ये जो है वो मिक्स हो जाती है, इसीलिए जो CO2 है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो CO2 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन बना के रखना, ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म। क्वेश्चन आया हुआ है, CO2 is more soluble in blood, hence CO2 is transported in dissolved form। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। नाउ बच्चों एक चीज आती है कि ठीक है समझ में आया, O2 इधर उधर लंग से ब्लड, ठीक है, ब्लड से वापस इन्वायरमेंट CO2 O2 है, हम लोग O2 लिए, ठीक है, वो फर्दर इधर फर्दर O2 लंग्स, O2 ब्लड से लंग्स से फिर वापस लंग्स से वो ब्लड O2 जो है वो ब्लड में चला गया वापस, फिर CO2 लेकर CO2 वापस ब्लड ने लंग्स को दे दिया, और लंग्स जो है वो CO2 को फिर वापस ब्लड में दे दिया, और ये CO2 हम वापस से नोज़ के थ्रू रिलीज़ कर दें इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये सब प्रोसेस होती है, लेकिन इसका जो छुपा रुस्तम, जो इसका हीरो तो ब्लड हो गया हेमोग्लोबिन, लेकिन इसकी हीरोइन कौन है? हीरोइन है इसकी एल्वेलाई, जो लंग्स में स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, फर्दर प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी से टर्शरी, फिर टर्शरी ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में शैक लाइक स्ट्रक्चर, एल्वेलाई बहुत सारी प्रेजेंट थी, है ना, बहुत सारी एल्वेलाई, उसमें गुच्छा, लाइक ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है ना, अंगूर का गुच्छा, एक तने में बहुत सारे अंगूर, ऐसे एल्वेलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऐसे। ये है एक एल्वेलाई, इसकी लेयर बहुत पतली होती है, इसकी स्किन बहुत पतली होती है, मतलब जैसे हमारा ऑर्गन टिश्यू से बना होता है, लेकिन जो ये एल्वेलाई है वो एक बहुत ही पतली एक सेल की लेयर होती है, ठीक है। कौन से सेल? थिन सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की सेल होती है, ठीक है, पढ़ाया है मैंने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बताया है इस चीज़ को। ये एल्वेलाई है। अब बच्चों ये एल्वेलाई है ना, और फिर ऐसे इसमें ना ब्लड कैपिलरी होती है, ये ब्लड की कैपिलरी, ठीक है। अब बताती हूँ प्रोसेस है कैसे होता, कैसे O2 और CO2, यहाँ से O2 आया, ठीक है, O2
हम सांस लिए, O2 आया एल्वेलाई में, लंग्स इसके थ्रू लंग्स में आया तो एल्वेलाई में आया, ठीक है। O2 आया, अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड पास होता है इससे, ब्लड पास होता रहता है इससे, ठीक है, ब्लड, और ये O2 ब्लड में मिक्स हो गया और ये पूरे बॉडी पार्ट में चला गया, ठीक है। ये बॉडी में चला गया, हमारे बॉडी में चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में चला गया, है ना। अब बॉडी O2 का यूज़ कर लिया रिस्पायरेशन में और रिलीज़ क्या कर दिया, CO2 रिलीज़ कर दिया, CO2 रिलीज़ किया हमारा बॉडी। अब ये जो CO2 है, ये CO2 कंटेंट ब्लड, ये ब्लड वापस से CO2 वाला ब्लड आया, O2 वाला ब्लड गया, ये CO2 के साथ ब्लड है। अब ये जो CO2 है वापस एल्वेलाई के अंदर चला जाता है, CO2 वापस एल्वेलाई के अंदर चला जाता है। CO2 ब्लड में गया और फिर वापस एल्वेलाई के अंदर चला गया और फिर ये रिलीज़ हो गया। ये होता है pH प्रेशर की वजह से। यहाँ पर O2 का प्रेशर हाई बना, इस खून में O2 नहीं है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रांसफ़र हो गया, चला गया, ठीक है। O2 ये यूज़ हो गया, O2 यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है, O2 है यहाँ पर लेकिन लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो ये CO2 वापस एल्वेलाई में चला गया और ये वापस एक्सहेल कर दिया हमारा बॉडी। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। एज मेरा पूरा लेक्चर NCERT पे बेस्ड होता है, तो अब ये जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो गई, क्यों हो गई, ये सबका आंसर क्लियर है। लेकिन इस रिस्पायरेशन का प्रोसेस होने में किन किन ऑर्गन्स का हेल्प होता है वो जान लेते हैं। एक और हीरो जो छुपा बैठा है हमारे लंग्स के नीचे, हमारा डायफ्राम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये NCERT है, पेज नंबर 104। ये आप देख रहे हो डायफ्राम, है ना, डोम लाइक अ स्ट्रक्चर, डोम गुंबज की तरह कुछ यूं, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है हमारे लंग्स के नीचे। बच्चों जो डायफ्राम है, हमारा जो बॉडी होता है, हमारा जो बॉडी होता है, ये डायफ्राम की वजह से दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक थोरैसिक कैविटी अपर वाला, एक एब्डोमेन नीचे वाला पोर्शन, जिसमें हमारा स्टमक, स्प्लेन, लीवर, किडनी सब है, वो एब्डोमेन। और ये थोरैसिक कैविटी हमारा जिसमें लंग्स हर्ट है, ठीक है। ये जो डायफ्राम के ऊपर लंग्स रखा होता है इस तरीके से। अब डायफ्राम का फंक्शन क्या है, डायफ्राम यूं है, ऐसे है ना, डायफ्राम ऐसे है। किस कंडीशन में, जो ये डायफ्राम है ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक मसल्स होता है, ये डोम शेप्ड मसल कह लो इसे, ठीक है। जब हम सांस छोड़ देते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये नॉर्मल शेप में होता है। कैसा, ये नॉर्मल शेप है, डोम शेप नॉर्मल शेप है इसका, ठीक है। लेकिन यही जब हम O2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हमारा लंग्स फूल जाता है लंग्स हमारा किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, कुछ ऐसे फूलता है लंग्स, है ना, आउटवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में फूलता है लंग्स जब हम लेते हैं। तो बच्चों यही डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और लंग्स फूल जाता है। अभी लंग्स थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, लेकिन डायफ्राम फ्लैट हुआ तो लंग्स फूल जाता है, इसमें एयर भर जाती है, ठीक है। तो जो ये डायफ्राम है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, कब, ड्यूरिंग, जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन, क्या होता है, पुश डाउनवर्ड,
and become flat shaped. ठीक है, समझ में आया? डायफ्राम क्या है? लंग्स का सपोर्टिव सिस्टम, मतलब लंग्स को ये डायफ्राम जो टेबल का काम करता है, इसके ऊपर हमारा लंग्स रखा हुआ है। ये डोम शेप रहता है, लेकिन जैसे ही O2 आता है हमारा लंग्स फूलता है, तो ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ये सीधा हो जाता है और ये वाला पोर्शन हमारा लंग्स फूल जाता है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन जो डायफ्राम है वो पुश डाउनवर्ड इन डायरेक्शन एंड बिकम फ्लैट शेप्ड। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बच्चों, इनहेलेशन जिसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन जिसको हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं, इसमें दो ऑर्गन का बहुत मेजर रोल है। मतलब लंग्स का सहारा बनता है ये, जैसे बुढ़ापे का सहारा किसी के लिए भी उसका बेटा और बेटी होता है, वैसे ही लंग्स का सहारा दो होता है। पहला डायफ्राम, दूसरा रिब्स। रिब केज देख रहे हो आप इस डायग्राम में, है ना रिब्स, ये जो हड्डी है ना, हड्डी। एक चीज़ और, जो हमारा लंग्स है वो बाहर से वेंट्रली स्टर्नम बोन रहता है इसके आगे में, और पीछे वर्टिब्रल बोन रहता है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है। आगे वाला स्टर्नम बोन होता है ये, जिससे रिब जुड़ा होता है, रिब्स, और पीछे स्टर्नम होता है बैकबोन साइड में। ठीक है, ये रिब्स। अब बात करते हैं कैसे होता कैसे है। द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड गोज डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट। ये जब हम सांस लेते हैं, O2 इनटेक करते हैं, O2 का इनटेक करते हैं बॉडी में, तो जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओरिजिनल शेप इसका डोम शेप में है, लेकिन जब O2 आया तो ये बेचारा काम किया और ये नीचे की तरफ मुड़ा, जिससे हमारा थोरैसिक कैविटी में स्पेस बढ़ जाए और फ्लैट बन जाता है। ठीक है, आप सांस लो, अभी सांस लो जोर से। फील क्या कर रहे हो? कुछ नीचे प्रेशर सा फील हुआ? रिलैक्स नाउ। नीचे प्रेशर फील हुआ, वो डायफ्राम है। ठीक है, और जो हमारा रिब्स होता है, वापस से सांस लो, फील हो रहा है? जो हमारा रिब्स होता है, हमारा जो बोन है वो चेस्ट में, जो रिब्स वो आउटवर्ड बाहर की ओर और ऊपर, बाहर भी निकल रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में भी जा रहा है। इसे फील करो। आप ऐसे याद नहीं रख पाओगे, आप फील करो। हाँ, बाहर भी जा रहा है और ऊपर की ओर भी जा रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो रिब्स होता है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में और आउटवर्ड, बाहर भी जाता है और ऊपर भी जाता है, इस तरीके से। बाहर भी जाता है, ऊपर भी जाता है, इस तरीके से। ठीक है, और नाउ एक्सहेलेशन, जब हम रिलैक्स्ड हो जाता है, जब हम सांस छोड़ के रिलैक्स्ड हुए, तो जो मसल्स ऑफ डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स्ड हो गया और वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन, मतलब ऊपर चला जाता है। नॉर्मल पोजीशन मतलब डोम शेप्ड का हो जाता है। सांस लिया तो फ्लैट शेप का हो गया और ये वापस से डोम शेप्ड का हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में। और जो ये रिब्स है, पहले बाहर और ऊपर की ओर इस टाइप के डायरेक्शन में मूव किया था, अब ये नॉर्मल आ जाता है नीचे और अंदर की ओर, इस डायरेक्शन में फूला नीचे और अंदर की ओर, वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। समझ में आया? सांस छोड़ो, फील हो रहा है डाउनवर्ड और इनवर्ड हमारा रिब्स जा रहा है। ठीक है, ये होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। ये दो इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में। कौन कौन से? डायफ्राम और रिब्स। पता है, जब मेरे रूम में ना बगल में एक प्लांट रखा हुआ है, तो वो ना रो रहा था। अभी मुझे लाउडली रोने का आवाज़ सुनाई दिया। मैंने पूछा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो उस प्लांट ने बोला कि मैम आप तो बस अपनी बात करते हो, बस अपनी जात बिरादरी वालों के बारे में बात करते हो, ह्यूमंस के बारे में बात करते हो, मेरे बारे में तो बात ही नहीं करते हो। तो बच्चों, हम जान लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, जो का पार्ट, वो कोई प्लांट नहीं बोला था, लेकिन ये टॉपिक है इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो रिस्पायरेशन होता है वो हमारे लीफ में होता है।
लीफ में रेस्पायरेशन होता है ना? कैसे? लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा के थ्रू। पर जो लीफ है, जो स्टेम होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन से स्टेम, उसमें भी स्टोमाटा प्रेजेंट होती है। लेकिन उनका क्या, जिनका ट्रंक पोर्शन होता है, ये ट्री है, कोई भी प्लांट है, इसका अपर पोर्शन को हम कहते हैं क्राउन और लोअर पोर्शन को कहते हैं ट्रंक। ठीक है, ट्रंक, क्राउन और ट्रंक। अच्छा, ये जाना नहीं है। जो ऊडी पार्ट होता है, ऊडी स्टेम्स होते हैं, ऊडी स्टेम्स में रेस्पायरेशन कैसे होता है? स्टोमाटा सेल्स तो है नहीं। तो बच्चों, ऊडी स्टेम में सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लेंटिसेल्स। इनके वजह से रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है, हेल्प्स इन, छोटू सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, लेंटिसेल्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब बच्चों, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में दिन और रात दोनों टाइम पे होता है ना, दिन और रात दोनों टाइम पे होता है। तो डे टाइम पे और नाइट टाइम। जो रेस्पायरेशन है ना, O2 का लेना, CO2 का छोड़ना, रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो दिन में भी होता है। प्लांट्स में भी रेस्पायरेशन होता है, O2 प्लांट्स लेती है, O2। आप बोल रहे हो, सोच रहे होगे मैम ये क्या पढ़ा रहे हो? नहीं बच्चों, रेस्पायरेशन होती है प्लांट्स में। क्या? O2 लेती है, CO2 भी छोड़ती है। ये दिन और रात दोनों, O2 ली, CO2 छोड़ रही है, दिन रात दोनों में होता है। लेकिन ड्यूरिंग डे एक एक्स्ट्रा प्रोसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिन में प्लांट्स में होती है। इसमें क्या होता है, प्लांट्स CO2 ली और O2 रिलीज की, CO2 ली, O2 रिलीज की। ठीक है, अब बात बता दूँ, CO2 छोड़ रही है प्लांट, सनलाइट, प्लांट में सनलाइट पड़ रहा है, प्लांट जो है उसमें सनलाइट पड़ रहा, लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, लाइट की वजह से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसमें। तो क्लोरोफिल CO2 ले लेती है और O2 रिलीज करती है, एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। ये CO2 कहाँ से? जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता रहता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस हो रहा है, O2 ले रही है, CO2 प्लांट छोड़ रही है। ठीक है, वापस से यही CO2 और इन्वायरमेंट में प्रेजेंट CO2, ये CO2 प्लांट वापस इनटेक कर लेती है। आपके घर पे या फिर किसी के भी घर पे जब चावल बनता है तो फिर एक वेस्ट भी फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं इन लोकल लैंग्वेज माड़। वो माड़ का जो वो पानी रहता है, कुछ लोग फेंक देते हैं, कुछ लोग समझदार लोग जिसमें बहुत ही हाईली न्यूट्रिटिव रहता है, वो पानी माड़ को वापस से यूज़ कर माड़ और चावल मिक्स कर खाते हैं ना गरीब लोग, जिनके पास सब्जी वब्जी का पैसा नहीं होता। आप देखते हो कि फिर भी वो बहुत ताकत होता है उन लोगों में, तो वो वापस से उस पानी का यूज़ कर लेते हैं, माड़ चावल खा लेता है। तो वही प्लांट करती है, अपना ही वेस्ट CO2 और इन्वायरमेंट में CO2 को वापस से लेकर O2 का फॉर्मेशन कर देती है। ये फोटोसिंथेसिस एक्स्ट्रा प्लांट्स में होता है ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन यही रात के टाइम पे सिर्फ रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जो ये प्लांट है, ये जो प्लांट या फिर ट्रीज़ CO2 ही रिलीज़ करते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। यहाँ पे रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्लांट सिर्फ रिस्पायरेशन करते हैं, इन्वायरमेंट में सिर्फ CO2 छोड़ते रहते हैं। ठीक है, CO2 छोड़ते हैं, वो भी हाई कंसनट्रेशन में, CO2 हाई कंसनट्रेशन में छोड़ते हैं। यहाँ पे O2
ज़्यादा अमाउंट में छोड़ते हैं और CO2 आसपास के इन्वायरमेंट से भी ले लेते हैं और अपना जो बनाते हैं वो CO2 भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ CO2 ही रिलीज़ करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा गाँव में स्पेशली बूढ़े बुज़ुर्ग कहते हैं नहीं पीपल के पेड़ के नीचे मत सोना, उस नीम के पेड़ उस इमली के पेड़ के नीचे मत सोना, वहाँ पे भूत प्रेत रहता है, वो तुम्हें खा जाएंगे। वो भूत प्रेत नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, सुन लो यही कॉन्सेप्ट है। प्लांट CO2 बनाते रहता है, इन्वायरमेंट में हाई कंसनट्रेशन ऑफ CO2 होता है, जिसकी वजह से हमें O2 की कमी हो जाती है, हमें सफोकेशन होने लगता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ O2 एंड हाई कंसनट्रेशन ऑफ CO2, और हमारा बॉडी O2 की जगह CO2 लेने लगता है और हमारी डेथ हो जाती है। इसीलिए रात के टाइम पे किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ रेस्पिरेशन होते रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटू सा नोट्स मैंने प्रोवाइड करा है कि इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑलवेज गोज ऑन। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमेशा चलता ही रहता है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम एंड एक्स्ट्रा प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम एंड एक्स्ट्रा process take place which is known as photosynthesis। उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, in which plant uses CO2 and makes food and releases O2 in environment। लेकिन but during night plant releases only CO2 gas, no oxygen is released। क्यों? रात में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो जो प्लांट्स होती है वो सिर्फ CO2 गैस रिलीज़ करती है, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करती। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हम बस रेस्पिरेशन के लास्ट स्टेज पर हैं, मतलब रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर है। कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में और जान लेते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक्वेटिक्स एनिमल, फिश या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स, चाहे वो मलस्क हो गए या फिर कोई भी आर्थ्रोपोड्स हो गए, जो भी होता है उनके पास में बच्चों, चूँकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी ही है ना, जीवन उसका पानी है, हवा नहीं है, उसके आसपास पानी रहता है, पानी में O2 मिक्स रहता है, पानी में O2 मिक्स रहता है ना, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, और जो H2O जो होता है उसमें O2 मिक्सअप रहता है, और भी बहुत सारे गैसेस मिक्स होते रहते हैं, मिक्स होते ही रहता है। तो फिर जो मछली है वो O2 कैसे लेगा, डायरेक्ट हवा से तो O2 नहीं लेता, इस ऑब्वियसली जब ये सांस लेगा तो O2 के साथ साथ वाटर भी अंदर जाएगा, तो इसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं गिल्स। उसे हम क्या कहते हैं, गिल्स। ये जो मछली है अपने मुंह से पानी H2O मिक्स विथ O2 को अंदर इनटेक करती है, और ये जो गिल्स है वो फिल्टर कर लेता है, गिल्स जो O2 को बॉडी में भेज देता है और पानी को वापस से एक्सक्रीट कर देता है। तो जो गिल्स होता है उसके मदद से जो फिश या फिर कोई भी एक्वेटिक्स एनिमल होता है वो सांस लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट है, गिल्स के ऊपर कवर होता है, फ्लिप, गिल्स के ऊपर कवर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कमेंट, देखती हूँ आप में से कौन कितना इंटेलिजेंट है। इसे हम कहते हैं ऑपरक्यूलम। गिल्स के कवर को क्या कहते हैं, ऑपरक्यूलम, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, गिल्स के कवर को हम क्या कहते हैं, ऑपरक्यूलम। नाउ सिमिलरली जैसे फिश में थ्रू गिल्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उसी टाइप में जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती हैं बाय स्पाइरिकल्स या फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया एक चेन है, नॉट वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, बस ऐसे चेन रहता है। ठीक है, ब्रांच ऑफ चेन। और स्पाइरिकल्स लाइक ये इंसेक्ट है, ठीक है, ये इंसेक्ट है हमारा प्यारू सा, ये इसके पैर। तो इसके पास बच्चों ऐसे छोटे छोटे गोल गोल
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो स्पाइरिकल्स या क्या ये मदद से रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। और यही अर्थवर्म में अर्थवर्म कैसे अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस किसके थ्रू करता है? अर्थवर्म के पास नाक होता है क्या? देखा है आपने नाक? नहीं। अर्थवर्म वही केचुआ जो बारिश के मौसम में ज़मीन के अंदर से निकलते रहता है, छोटू छोटू सा कुछ यूं करके चलता है, ऐसे 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 ऐसे, वही अर्थवर्म। बच्चों ये लेती है अपनी स्किन, चमड़े, क्यूटिकल्स, स्किन लिख दी। स्किल तो मेरा अच्छा है, टीचिंग स्किल, माई टीचिंग स्किल इज़ वेरी गुड। अच्छा अपना बड़ाई खुद अपने मुंह से ही कर रही हूँ, सॉरी। ये अपने स्किन से लेती है क्यूटिकल्स, विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल्स। छोटे छोटे इसके स्किन में छेद होता है जिसे क्यूटिकल्स कहते हैं, उसके थ्रू अर्थवर्म रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है। लास्ट फ्रॉग कैसे करती है? फ्रॉग एक एम्फीबियन है, ये अपने स्किन से भी करती है और प्लस इसके पास लंग्स भी होता है। इस एम्फीबिया के पास स्किन और लंग्स भी होता है, ये दोनों से रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है। ठीक है, समझ में आया? और यहीं ये रेस्पिरेशन का चैप्टर ख़त्म होता है और आई होप आप सबका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।